Good evening. 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। सभी बच्चों को कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बेटा, रोजाना की तरह आज भी आपके सामने लाइव क्लास में मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आपने जो किया होगा उसको लर्न भी किया होगा। मीन्स मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था हृदय की संरचना, हृदय की क्रिया विधि, दोहरा रक्त परिसंचरण, ये सब टॉपिक आपने पढ़े होंगे। उससे पिछले वीडियो में बेटा मैं रुधिर वाहिनियों के बारे में भी आपको पढ़ा चुका हूं, यानी मैंने रक्त के बारे में आपको पढ़ा दिया, रक्त वाहिनियों के बारे में आपको पढ़ाया कि धमनी और शिराएं क्या होती है और इन नलिकाओं में अंतर क्या होता है, इसकी बात भी हमने कर ली थी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है रक्त से संबंधित, उसका नाम है लसिका यानी लिम्फ। बहुत सारे लोग तो नाम ही नहीं जानते होंगे लसिका होता क्या है। ऐसा लगा जैसे पहली बार सुन रहे लसिका। जैसे हमारे शरीर में धमनी और शिराओं का जाल होता है, जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों का जाल है, धमनी शिराओं का, इसी तरह हमारे शरीर में लसिका वाहिनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लसिका वाहिनी। लसिका को इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं, लिम्फ। ठीक है। अब लसिका वाहिनी कैसी होती है, क्या काम है, इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं और थोड़ा सा टॉपिक है उसको आप नोट करेंगे। इन्हें लसिका रक्त की तरह ही, रक्त में प्लाज्मा की तरह ही पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है और इस लसिका का प्रमुख कार्य है कि वसा का परिवहन करना। ठीक है। और वसा के साथ साथ कई प्रकार के जो अन्य जो पदार्थ हैं का परिवहन भी करना। अब लसिका बनता कहाँ है? हमारे शरीर की जो श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC की कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं की भित्ति की छिद्रों से स्त्रावित होने वाला पदार्थ लसिका है। और लसिका वाहिनी यानी बहुत सारी लसिका हमारे शरीर में जाल सा बनाती है, जिसे लसिका वाहिनी तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो आप तो याद रखेंगे थोड़ा सा कि लसिका भी हमारे शरीर में रक्त की तरह या प्लाज्मा की तरह पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है, जिसका प्रमुख काम है वसा का परिवहन करना। अर्थात लसिका उन पदार्थों का परिवहन करती है जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से नहीं होता। यह ध्यान रखना। लसिका उन पदार्थों का परिवहन करती है, उन पदार्थों का वहन करती है जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से नहीं होता। उन सभी पदार्थों का परिवहन लसिका या लिम्फ के माध्यम से होता है। ठीक है। तो चलिए आगे उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, लसिका, और ये जो लसिका है इस लसिका को कहेंगे लिम्फ। देखिए लसिका, और लसिका को कहते हैं लिम्फ। इंग्लिश वर्ड में इसको लिम्फ कहते हैं। ठीक है। तो यह एक प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। वहन का मतलब होता है परिवहन, यानी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा, अब देखो जो केशिका है, कैपिलरीज है, भाई धमनी शिरा ये तो बड़ी नलिका हो गई, रुधिर वाहिनियां है, लेकिन कैपिलरी जो पतली पतली नलिका है, चाहे आप मान लीजिए RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनके अंदर भी कैपिलरीज है। ऑर्गन्स के अंदर भी छोटी छोटी नलिकाएं होती है। तो केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, यानी किसकी तरह? जैसे रुधिर में प्लाज्मा होता है इस तरह होता है, लेकिन यह रंगीन है।
इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ये ध्यान रखना, ये जो वसा का वहन है ये लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो रक्त नलिकाओं की तरह ही यानी लसिका वाहिनी है और लसिका वाहिनी क्या है, वसा का परिवहन करती है। हम ये भी कह सकते हैं, ये आपके लाइन नहीं है, सीनियर क्लास के अंदर है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लसिका उन पदार्थों का परिवहन भी करता है जिनका परिवहन रक्त नलिकाओं के द्वारा नहीं हो पाता, धमनी शिरा द्वारा नहीं हो पाता, उनका परिवहन लसिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको इतना सा इसमें याद रखना है। चलिए आगे, देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक, पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखो, पादपों में परिवहन, तो बेटा आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे जटिल ऊतक, और ये जटिल ऊतक आपने दो प्रकार के पढ़े होंगे, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। देखो, यानी पादप ऊतक का आपने वर्णन किया होगा। पादप ऊतक को यानी प्रारंभ में जैसे आपने एक दिमाग में लाई आपके टॉपिक ऊतक, ऊतक को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है जंतु ऊतक, एक होता है पादप ऊतक। पादप ऊतक को प्रारंभ में दो भागों में बांटा गया, एक होता है विभजोतक ऊतक जो विभाजनशील है, दूसरा स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को फिर दो भागों में बांटा, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, जिन्हें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, और जो जटिल स्थायी ऊतक हैं वो दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम यानी इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं, और इनके अंदर इनकी खुद की अपनी चार चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यदि मैं जाइलम की बात करूं तो वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे, चार प्रकार की कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार फ्लोएम के अंदर भी चार प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिन्हें चाली नलिका, शह कोशिका, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे कहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो पादपों में परिवहन भी देखो, पादपों में परिवहन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, पादपों में परिवहन होता है जल का, पादपों में परिवहन होता है खनिज लवण का। तो पादपों में परिवहन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण, इनका भी परिवहन होता है। क्यों? क्योंकि पादप को प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और इनका परिवहन पादपों में एक तरह से हम देखें तो जटिल ऊतक या संवहन ऊतक के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहां मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहा हूं। अब जो पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उन पादपों, जैसे पादप का हरा भाग पत्ती है, पत्ती के अंदर हरित लवक है, हरित लवक में क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के अंदर हम देखें तो विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। आपने कभी यानी क्लास 9th के अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक टॉपिक है, जिसमें आपने नामांकित चित्र बना के स्टडी की होगी, और मैं आपको हरित लवक बता भी चुका हूं कि हरित लवक यानी पत्तियों में पाया जाने वाला हरित यानी हरे रंग का जो पदार्थ है, यानी यह एक जटिल तंत्र है। ठीक है, इसके अंदर थाइलेकोइड, ग्रेनम, ग्रेना, पीठिका, पटलिका, केंद्र, ये सब पार्ट क्या है, हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं। हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल बोले तो पर्णहरित, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है, और पर्णहरित या क्लोरोफिल के अंदर क्षमता पाई जाती है कि वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर ले। भाई ऐसा क्या है, तो वो क्लोरोफिल है, पर्णहरित है। हरित लवक में पर्णहरित या क्लोरोफिल ऐसा पदार्थ है
जो सूर्य के प्रकाश को यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, अवशोषित करता है, और वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो देखिए बेटा, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यानी आपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि पादप किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड या सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंग यानी विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। देखो, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो ऊर्जा का भंडारण होता है वो क्लोरोफिल युक्त जो अंग है विशेष, उनमें वो करते हैं। ठीक है। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। जो पादप है वो कच्ची सामग्री प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रकाश संश्लेषण करना है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल होना चाहिए। तो पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जल तो है ही है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के तत्व भी तो प्राप्त करने होंगे, और वो तत्व खनिज लवण यानी जल के साथ आएंगे। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा, तो देखो ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी होता है विशेष रूप से प्राथमिक पोषक तत्व है, ये जो खनिज लवण मृदा के निकटतम या प्रचुरतम स्रोत है, यानी इन सब का जो अवशोषण है वो मृदा के माध्यम से होता है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा, अब पादप की जड़ है वो मिट्टी में है, ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़ रखे हैं बेटा। तो जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अन्य खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं, मृदा के संपर्क में रहने वाले पदार्थों का अवशोषण मृदा के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा होता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम हो, मान लो मृदा के संपर्क वाले अंग और क्लोरोफिल युक्त अंग, कहने का मतलब पत्ती और जड़ में दूरी कम हो, तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों से आसानी से विस्तृत हो सकती है। ऐसे पादप जिनकी लंबाई कम है, जो मिट्टी से भी जल्दी जुड़े हुए हैं और मिट्टी से यानी कहने का मतलब पत्तियों की दूरी कम है, तो उन पदार्थों के परिवहन में लगभग सभी अंग थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री, जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विशरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक होती है। अब देखिए, यदि मान लो पादप जटिल है, संरचना जटिल है, पादप बड़ा है तो विकसित ऊतक तंत्र होता है, वहां पर विसरण क्रिया द्वारा पदार्थों का परिवहन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में विशेष प्रकार के ऊतक तंत्र की आवश्यकता होगी। तो विभिन्न शरीर अभिकल्पनाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वो बहुत अधिक हो सकती है। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होता है। एक जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल खनिज लवण का वहन करता है, दूसरा फ्लोएम पत्तियों में जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन करते हैं। हम इन ऊतकों की रचना के विस्तार यानी आप क्लास 9th के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहां मेन जो टॉपिक आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, यहां मैं इसके दो पार्ट करके आपको पढ़ाऊंगा।
यानी एक जो टॉपिक है यानी पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन कैसे होता है समझना बेटा। देखो आप इतना अब तक आपने पढ़ा उसको आप थोड़ा रिपीट कर लें, पढ़ भी लें, याद क्या रखना है वो अब ध्यान से सुने और समझें। पादपों में परिवहन, ठीक है। अब पादपों में परिवहन देखो दो चीजों का प्रमुख रूप से होता है, एक तो जल व खनिज लवण और दूसरा भोजन मीन्स खाद्य पदार्थ। तो जल व खनिज लवण का परिवहन कहां से होगा? जड़ों से। जल का परिवहन जड़ों से। तो जैसे जल, जैसे जड़ और जैसे जाइलम, तीन जय बोल रहा हूं मैं, जय जल, जय जड़, जय जाइलम। तो मैं क्या कहूंगा ध्यान देना कि जाइलम द्वारा पौधों की जड़ों से जल का अवशोषण होता है। तो जितने भी जटिल पादप है, लंबे पादप है, उनमें जल का जो परिवहन है, जल का अवशोषण है, वो जाइलम के द्वारा होता है। और वो जाइलम की वाहिका पे वाहिनिकाएं उस जड़ों से लेकर उसको पादप के अंतिम भाग तक, पत्तियों तक जल को पहुंचाने का काम जाइलम के द्वारा होता है। और इसी जल के साथ पादप के लिए आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण भी होता है, ठीक है। तो ये था जल का परिवहन। दूसरा भोजन की बात करूंगा, लेकिन जल का देख लीजिएगा। ये जल का परिवहन है ये बेटा देखो, ठीक है। आपके पास बुक है तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं सुविधा उपलब्ध करा रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, हो सकता है वह 2-3 बार सुने या आप देखकर भी कर सकते हैं। लेकिन मेन आंसर जो मैं बताता हूं उसको आप रिकॉर्ड करें, ये नहीं आप किताब को उतारें, नहीं। मेन आंसर पे हमें फोकस रहना होता है, क्योंकि बेटा आगे जब क्वेश्चन आप करते हो या बड़ी एग्जाम देते हो तो वहां पर क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा जो सार होता है उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। लाइन तो क्या है, हमें एक स्टडी करने के लिए, एक शब्द कोश बढ़ाने के लिए होता है, ताकि हम उसको किस प्रकार उसको एक तरह से लिखित अध्ययन करें। बाकी मेन आंसर जो होता है उसको हमेशा फोकस करें। जाइलम ऊतक में जड़, तना, पत्तियों की वाहिनिकाएं, वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है। तो मैं कह रहा था जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं, जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिका, जाइलम रेशे और जाइलम मृदुतक। तो यहां पर वाहिका और वाहिनिकाएं काम करती है। वाहिकाओं और ये वाहिनिकाओं का क्या है, एक सतत जाल है जो पादपों के सभी भागों से जुड़ा रहता है। और जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है, चाहे वो फास्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, नाइट्राइट है, विभिन्न प्रकार के आयनों को प्राप्त करते हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल के साथ यानी जड़ द्वारा जल के साथ ये सब प्रवेश कर जाते हैं और जल अनवरत गति से यानी एक लगातार एक मूवमेंट के द्वारा ये जो है जल है, जल के साथ ही जाइलम में प्रवेश करता है। और ये एक तरह से अब आपसे कहूं एक बल होता है संसर्जक तनाव। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। संसर्जक तनाव बल के द्वारा जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया जो जल है वो वाहिका वाहिनिकाओं में ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। जितना पानी पत्तियों में काम आ जाएगा उतना पानी नीचे से बढ़ता जाएगा। जितना पानी कहने का मतलब चाहे वो काम आए या बाष्पोत्सर्जन हो, उतना पानी नीचे से खिंचता हुआ आता जाता है। तो जल के स्तंभ का निर्माण कर लेता है, लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है, जो हम आमतौर पर पादप की ऊंचाई में देखते हैं। यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति को भी काम लेते हैं, यानी एक बल काम करता है और उस बल को कहते हैं संसर्जक तनाव बल। ठीक है, तो ये बात किसकी थी? जल का परिवहन। तो जल का परिवहन किससे हुआ? जाइलम से। ठीक है,
अब मैं बात करूं भोजन का परिवहन, तो भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम से। फ्लोएम जैसे जाइलम ऊतक होता है ऐसे ही फ्लोएम ऊतक है। और फ्लोएम ऊतक क्या काम करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बना है पत्तियों में, उस पत्तियों में बनने वाले भोजन को पत्तियों से लेकर पादप के प्रत्येक भाग तक उसको पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। जैसे जाइलम में कोशिकाएं पाई जाती है, इस प्रकार फ्लोएम में भी कोशिकाएं पाई जाती, जिन्हें हम सहकोशिका, चालनी नलिका, फ्लोएम रेशे और फ्लोएम मृदूतक कहते हैं। देखिए बेटा, ये देखो, ये प्लांट है एक, था ना। देखो अब इस प्लांट के अंदर देखो, ये जड़ है, ठीक है, जड़। तो जड़ों के अंदर देखें आप, ये जो इसमें अवशोषण किसका हो रहा है? जल का हो रहा है। और जल के साथ क्या है? खनिज लवण है। अब इस खनिज लवण में आयंस पाए जाते हैं। इस खनिज लवण में क्या है? आयंस। आयंस की बात करूं तो मैं NO3 माइनस, NO2 माइनस, PO4 माइनस 3, ठीक है, पोटेशियम आयन, ऐसे आयंस पाए जाते हैं। ये आयंस जो है जाइलम के द्वारा इस जड़ों से देखो अवशोषित हो रहे हैं, तीन देखो, और ये तने को पार कर रहे हैं, तने को पार कर शाखाओं में, शाखाओं से पत्तियों में, और बाकी काम आने के बाद जल बाहर भी जा रहा है, यानी बाष्पीकरण हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन। क्या हो रहा है? बाष्पोत्सर्जन भी हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब हम बात करें भोजन की, तो सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश, जैसे मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश अवशोषित होगा इन पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में क्या है? हरित लवक, और हरित लवक के अंदर क्या है? पर्णहरित। तो पर्णहरित में क्या है? ये सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा अवशोषित होगी, और अवशोषित होने के बाद यहां भोजन बनेगा, और भोजन पत्तियों से लेकर पादप के प्रत्येक भाग तक, यानी ये जड़ों तक भी पहुंचता है एक ऊर्जा के रूप में। तो इस प्रकार क्या है कि फ्लोएम के द्वारा भी भोजन का परिवहन होता है। तो यहां देखो, भोजन और दूसरे पदार्थों का जो परिवहन है, यानी पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा करने के बाद हम देखें तो पादप में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद जो फ्लोएम, एमिनो तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी होता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण, अंग, फल, बीज, वृद्धि वाले अंगों में पाए जाते हैं, और फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ यानी इनका परिवहन होता है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात यह है कि पादप में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, पादप में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ये विशेष रूप से बेटा याद रखने वाला पॉइंट है, हमेशा याद रखना इस चीज को। अब नहीं, हमेशा, प्रत्येक एग्जाम में यानी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन 10वीं तक की जो बुक है साइंस है वहीं तक आते हैं, आगे यानी इतना डीपली नहीं जाते। तो आज के वीडियो में बेटा मैं यहां तक ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नया टॉपिक लेकर फिर और मिलूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।